चैप्टर 27 भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण। उपनिवेशवाद अन्य लोगों की भूमि और संपत्ति पर विजय तथा नियंत्रण को संदर्भित करता है और भारत में ब्रिटेन एक औपनिवेशिक सत्ता थी। भारत में अंग्रेजों की नीतियों को औपनिवेशिक सत्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था। प्रशासनिक नीतियाँ 1857 के पूर्व आधुनिक तरीके से भारत को विकास के पथ पर अग्रसर करने की नीति के विरुद्ध सरकार ने 1858 के पश्चात व्यापक प्रतिक्रियावादी नीतियों का अनुसरण प्रारंभ कर दिया। इसके पीछे सरकार का यह मानना था कि यह भारतीय स्वशासन के लिए उपयुक्त नहीं है तथा उनके लिए अंग्रेजों की उपस्थिति अपरिहार्य है। बांटो एवं राज करो की नीति। अब अंग्रेजों ने साम्राज्य के विरुद्ध किसी संगठित जन प्रतिक्रिया को रोकने का निश्चय कर लिया तथा बांटो एवं राज करो की निजतापूर्ण नीति प्रारंभ कर दी। इस नीति के तहत उन्होंने शासकों को अपनी प्रजा के विरुद्ध, एक राज्य को दूसरे राज्य के विरुद्ध, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध तथा हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध उकसाने की नीति अपनाई। 1857 के विद्रोह के पश्चात मुसलमानों के दमन की जो नीति अपनाई गई थी, सरकार ने उसे त्याग दिया तथा निश्चय किया कि वह मुसलमानों के मध्य एवं उच्च शिक्षित वर्ग का प्रयोग राष्ट्रवाद के उदय को रोकने में करेगी। अपनी नीति के तहत उसने मुसलमानों को शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया तथा उनकी राजनीतिक शोषण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। इस कार्य के पीछे उनकी मंशा थी शिक्षित भारतीयों के मध्य टकराव पैदा करना तथा इसका उपयोग एक हथियार के रूप में उपनिवेशी शासन के हित के लिए कर पाने में सक्षम होना। शिक्षित भारतीयों के प्रति द्वेष। भारत के उभरते मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी नेतृत्व ने अंग्रेजों की शोषणकारी प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण किया तथा प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी की मांग की। उस समय जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का शुभारंभ हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब अंग्रेजों ने इस कदम को उपनिवेशी शासन के विरुद्ध एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया तथा इस राष्ट्रवादी नेतृत्व के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण रवैया अपना लिया। वास्तव में इसके बाद अंग्रेजों ने उन सभी व्यक्तियों एवं प्रयासों का विरोध किया जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की वकालत की। जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण। 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अत्यंत प्रतिक्रियावादी समूह अर्थात भूस्वामियों और जमींदारों की ओर से मित्रता का हाथ बढ़ाया। सरकार ने उन्हें अपना भक्त बनाने के लिए कई प्रकार की उपाधियां प्रदान की। अनेक जमींदारों को उनकी पुरानी जमींदारियां वापस लौटा दी गईं। उदाहरणार्थ अवध राज्य के अधिकांश तालुकदारों को जमीनें उन्हें लौटा दी गईं। सरकार ने जमींदारों एवं भूस्वामियों को भारतीयों का परंपरागत नेता कहा। उनके सभी विशेषाधिकार तथा स्वार्थों की रक्षा की गई और उन्हें खुश करने की निमित्त सरकार ने किसानों के हितों की बल चढ़ा दी। वस्तुतः सरकार इस बात से भलीभांति अवगत हो चुकी थी कि जमींदारों का तत्कालीन भारतीय लोगों पर गहरा प्रभाव है, भले ही इसका आधार जमींदारों की शक्ति ही था। सरकार का अनुमान था कि वह इसका प्रयोग कर शिक्षित भारतीयों की मांगों को भलीभांति कुचल सकती थी। व्यवहारिक रूप से अंग्रेजों का यह अनुमान सही निकला। उनके प्रयासों में धीरे धीरे भूस्वामी और जमींदार उपनिवेशी शासन के भक्त बन गए तथा उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों को खुलकर साथ निभाया। इसके पीछे जमींदारों को यह सोच थी कि उनके विशेषाधिकारों एवं स्वार्थों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश राज का होना आवश्यक है। सामाजिक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज के प्रतिक्रियावादी तत्वों का समर्थन करने का निर्णय लेने के कारण सरकार ने सामाजिक सुधारों से अपना समर्थन वापस ले लिया। अंग्रेजों का मानना था कि इन सुधारों का समर्थन करने के कारण समाज का रूढ़िवादी तबका उसके विरुद्ध हो जाएगा तथा सरकार को अपने क्रोध का निशाना बनाएगा। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने प्रतिक्रियावादी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक चेतना को भी प्रोत्साहित किया। अविकसित सामाजिक सेवाएं। सरकार द्वारा सेना एवं नागरिक प्रशासन पर किए जा रहे भारी व्यय तथा विभिन्न विद्रोहों को कुचलने में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भौतिक आधारभूत ढांचे इत्यादि जैसे सामाजिक सेवाएं उपेक्षित हो गईं तथा इन पर किया जाने वाला व्यय अत्यल्प रह गया। जन सामान्य के लाभार्थ किए जाने वाले विकास कार्य लगभग ठप हो गए तथा अधिकांश सरकारी योजनाएं समाज के उच्च और विशिष्ट वर्गों के हितों के अनुरूप बनने लगी। प्रशासनिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा उच्च वर्गों की सुविधाओं के आसपास सिमटकर रह गया। श्रमिक विधान। 19वीं शताब्दी में
जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति अपने प्रारंभिक चरण में थी, तब भारत के विभिन्न कारखानों एवं बागानों की कार्य दशाएं अत्यंत दयनीय थी। कार्य के घंटे काफी लंबे थे तथा पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों को भी काफी लंबे समय तक काम करना पड़ता था। इन मजदूरों का वेतन भी काफी कम था। कार्यस्थलों में अत्यधिक भीड़ होती थी तथा स्वच्छ हवा इत्यादि की समुचित व्यवस्था नहीं थी। प्रदूषित हवा की निकासी के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव था तथा श्रमिकों को कम रोशनी में भी घंटों काम करना पड़ता था। कार्यस्थलों में प्रायोगिक तौर पर सुरक्षा उपाय भी अत्यल्प होते थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारत में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार तथा उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम भारत में नहीं अपितु ब्रिटेन में लंकाशायर के कपड़ा कारखानों के मालिकों द्वारा उठाई गई थी। उन्हें डर था कि भारतीय कपड़ा उद्योग सस्ती मजदूरी के कारण उनका प्रतिद्वंदी न बन जाए। इस मांग से भारतीय श्रमिक नेता काफी प्रभावित हुए तथा उन्होंने मांग की कि भारतीय कपड़ा मिलों की निम्न स्तरीय कार्य दशाओं में सुधार किया जाए और मजदूरों का शोषण रोका जाए। उन्होंने कारखानों में कार्य दशाओं की जांच करने के लिए एक आयोग गठित करने की मांग भी की थी। 1875 में प्रथम आयोग की नियुक्ति की गई तथा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। यह अधिनियम बाल श्रमिकों 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच की समस्याओं से संबंधित था। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई जाए। बच्चों के लिए एक दिन में काम करने की अवधि अधिकतम 9 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाल श्रमिकों को 1 माह में 4 अवकाश दिए जाएं। खतरनाक मशीनों के चारों ओर बाड़ लगाई जाए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। बच्चों के काम करने की न्यूनतम आयु को 7 से बढ़ाकर 9 वर्ष और अधिकतम आयु को 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गया। बच्चों के लिए काम करने के घंटों को घटाकर 7 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। महिलाओं के लिए काम करने का समय 11 घंटे कर दिया गया, जिसमें 1 घंटे का मध्यावकाश निश्चित किया गया। लेकिन पुरुषों के लिए काम के घंटे अभी भी अनिश्चित रहे। लेकिन इन नियमों को अंग्रेजों के स्वामित्व वाले चाय एवं कहवा कॉफी बागानों में लागू नहीं किया गया, जहां मजदूरों का निर्दयतापूर्ण शोषण किया जाता था तथा उनकी स्थिति दासों के समान थी। कुछ बागान मालिक मजदूरों से एक अनुबंध पत्र पर दस्तखत करवा लेते थे, जिसके पश्चात मजदूर उस मालिक के यहाँ काम करने को विवश हो जाते थे तथा वे किसी प्रकार के काम से इनकार नहीं कर सकते थे। सरकार ने भी ऐसे बागान मालिकों को इस प्रकार के भेदभावपूर्ण नियम बनाने हेतु प्रोत्साहित किया। इस अनुबंध की अवहेलना फौजदारी अपराध था, जिसमें बागान मालिक को यह अधिकार दिया गया था कि वह दोषी मजदूर को गिरफ्तार कर दंडित कर सकता था। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी दबाव के कारण कई अन्य श्रमिक विधान बनाए गए, लेकिन मजदूरों की दशाओं में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिबंध। भारतीय राष्ट्रवादी प्रेस की अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने में अत्यधिक सजग थे तथा अत्यंत शीघ्रता से इसका उपयोग कर लेते थे। उनका उद्देश्य प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित बनाना, भारतीयों में चेतना जागृत करना तथा सरकार की दमनकारी एवं पक्षपातपूर्ण योजनाओं की आलोचना करना था। 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया, लेकिन लिटन, जो कि इस बात से भयभीत था कि प्रेस द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों में चेतना का प्रसार कर सरकार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, भारतीय प्रेस के दमन का उतर आया तथा उसने 1878 में अलोकप्रिय भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट पारित कर दिया। तीव्र जन विद्रोह के कारण लॉर्ड रिपन ने 1881 में इस घृणित अधिनियम को रद्द कर दिया। इसके पश्चात लगभग 2 दशकों तक भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के साये में फलता फूलता रहा, लेकिन स्वदेशी एवं बंगभंग विरोधी आंदोलन के समय 1908 एवं 1910 में इस पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। रंगभेद की नीति। अंग्रेजों ने प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता के विचार का अत्यंत व्यवस्थित ढंग से पालन किया। अपनी रंगभेद की नीति के चलते उन्होंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया तथा प्रशासन के सर्वोच्च पदों से भारतीयों को दूर रखा। अंग्रेजों ने नागरिक प्रशासन एवं सेना के साथ ही रेल की डिब्बों, पार्कों, होटलों तथा क्लबों इत्यादि में भी रंगभेद की नीति को लागू करने का घृणित प्रयास किया। अपनी प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को सरेआम पीटने, उन्हें जिंदा जलाने तथा उनकी हत्या करने जैसे अमानवीय एवं कायरतापूर्ण हथकंडे भी अपनाए। एक स्थान पर लॉर्ड एल्गिन ने लिखा है कि हम भारत पर केवल इसलिए राज कर सके क्योंकि हम श्रेष्ठ नस्ल के थे। यद्यपि हमें भारतीयों को सरकारी सेवाओं में आने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, तथा उन्हें इस बात का बराबर एहसास कराते रहना होगा कि
वे हमसे निकृष्ट हैं, तभी हमारे साम्राज्य के हित सुरक्षित रह सकेंगे। भू राजस्व नीतियाँ। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी, उनमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दिया जाता था। 1765 में इलाहाबाद के संघ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को ही जारी रखा तथा धीरे धीरे कंपनी के खर्चों में वृद्धि होने लगी, जिसकी भरपाई करने के लिए कंपनी ने भू राजस्व की दरों को बढ़ा दिया। ऐसा करना स्वाभाविक भी था, क्योंकि भू राजस्व की एक ऐसा माध्यम था जिसमें कंपनी को अधिकाधिक धन प्राप्त हो सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आर्थिक वेग की पूर्ति करने तथा अधिकाधिक धन कमाने के उद्देश्य से भारत की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया तथा कृषि के परंपरागत ढांचे को समाप्त करने का प्रयास किया। यद्यपि क्लाइव तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय तक भू राजस्व पद्धति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया तथा इस समय तक भू राजस्व की वसूली बिचौलियों, जमींदारों या लगान के ठेकेदारों के माध्यम से ही की जाती रही तथा उसके पश्चात कंपनी द्वारा नए प्रकार के कृषि संबंधों की शुरुआत की गई। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने करों के निर्धारण और वसूली के लिए कई नए प्रकार के भू राजस्व बंदोबस्त कायम किए। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियां अपनाई: जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी। जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत के बनारस तथा कर्नाटक के उत्तरी भागों में लागू किया गया। रैयतवाड़ी पद्धति मद्रास, बॉम्बे तथा असम के कुछ भागों में लागू की गई। महालवाड़ी पद्धति मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब में लागू की गई। हेस्टिंग की व्यवस्था। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इजारेदारी प्रथा मुख्यतः बंगाल में ही लागू की गई थी। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की मुख्य 2 विशेषताएं थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी तथा सबसे अधिक बोली लगाने वालों को भूमि ठेके पर दी जाती थी। इस व्यवस्था से कंपनी को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इस व्यवस्था से उसकी वसूली में अस्थिरता आ गई। पंचवर्षीय ठेके के इस दोष के कारण 1777 में इसे परिवर्तित कर दिया गया तथा ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। अर्थात अब भू राजस्व की वसूली का ठेका प्रतिवर्ष दिया जाने लगा। किंतु प्रतिवर्ष ठेके की यह व्यवस्था और अधिक असफल रही, क्योंकि इससे भू राजस्व की दर तथा वसूल की गई राशि की मात्रा प्रतिवर्ष परिवर्तित होने लगी। इससे कंपनी को यह अनिश्चितता होती थी कि अगले वर्ष कितना लगान वसूल होगा। इस व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे। चूंकि इस व्यवस्था के तहत इजारेदारों, ठेकेदारों या जमींदारों का भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था, इसलिए वे भूमि सुधारों में कोई रुचि नहीं लेते थे। उनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लगान वसूल करना होता था। इसके लिए वे किसानों का उत्पीड़न भी करते थे। वे इजारेदार वसूली की पूरी रकम भी कंपनी को नहीं देते थे। इस व्यवस्था के कारण किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ा था। वे कंगाल होने लगे। यद्यपि यह व्यवस्था काफी दोषपूर्ण थी, फिर भी इससे कंपनी की आय में वृद्धि हुई। स्थायी बंदोबस्त। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 से ही कंपनी के लिए एक समस्या बनी हुई थी। क्लाइव ने इस व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया था। इसके काल में वार्षिक लगान व्यवस्था ही जारी रही। बाद में वारेन हेस्टिंग ने लगान व्यवस्था में सुधार के लिए इजारेदारी प्रथा लागू की, किंतु इससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझ गई। इस व्यवस्था के दोषपूर्ण व्यवधान के कारण कृषक बर्बाद होने लगे तथा कृषि का पराभव होने लगा। 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उस समय कंपनी की राजस्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी तथा उस पर पर्याप्त वाद विवाद चल रहा था। अतः उसके सम्मुख सबसे प्रमुख चुनौती कंपनी की लगान व्यवस्था में सुधार करना था। प्रतिवर्ष ठेके की व्यवस्था के कारण राजस्व वसूली में आई अस्थिरता एवं अन्य दोषों के कारण कंपनी के डायरेक्टरों ने कॉर्नवालिस को आदेश दिया कि वह सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को दुरुस्त करें तथा वार्षिक ठेके की व्यवस्था से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए जमींदारों से स्थायी समझौता कर लें। डायरेक्टरों का यही आदेश अंत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का सबसे मुख्य कारण बना। इसके फलस्वरूप भू राजस्व या लगान के संबंध में जो व्यवस्था की गई उसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यद्यपि प्रारंभ में इस व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याएं थी, जैसे समझौता किससे किया जाए, किसानों से क्या जमींदारों से, राज्य को पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में प्राप्त हो
और यह समझौता कुछ वर्षों के लिए किया जाए या स्थायी रूप से। प्रारंभ में इन समस्याओं के संबंध में जॉन सोर, चार्ल्स ग्रांट एवं स्वयं कॉर्नवालिस में तीव्र मतभेद थे, अतः इन समस्याओं पर पर्याप्त एवं पूर्ण विचार किया गया। अंत में प्रधानमंत्री पिट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति टंडास, कंपनी के डायरेक्टर्स जॉन सोर, चार्ल्स ग्रांट तथा कॉर्नवालिस की आपसी सहमति से 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्ष के लिए समझौता किया गया, जिसे 22 मार्च 1793 में स्थायी कर दिया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग सम्मिलित था। विशेषताएं: जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था। उन्हें उनकी भूमि से तब तक पृथक नहीं किया जा सकता था जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहे। किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी एवं अन्य परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद या बेच सकते थे। जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने वारिस उत्तराधिकारी को दे सकते थे। जमींदारों की लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया। सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व को निर्धारित राशि जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उद्देश्य कंपनी द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के मुख्य थे। इंग्लैंड की तरह भारत में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सामाजिक आधार का कार्य कर सके। भारत में कंपनी के फैलते साम्राज्य के मद्देनजर अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत जैसे विशाल देश पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनके पास एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जो अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान कर सके। इसी कारण से अंग्रेजों ने जमींदारों का ऐसा वर्ग तैयार किया जो कंपनी की लूट खसोट से थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाए तथा कंपनी को सामाजिक आधार प्रदान करे। कंपनी की आय में वृद्धि करना, चूंकि भू राजस्व कंपनी की आय का अत्यंत प्रमुख साधन था, अतः कंपनी अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहती थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के लाभ व हानियां। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में इतिहासकारों ने अलग अलग राय प्रकट की है। कुछ इतिहासकारों ने इसे साहसी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य माना है तो कुछ ने इसके विरोध में तीव्र मत प्रकट किए हैं। लाभ। इस व्यवस्था में सबसे अधिक लाभ जमींदारों को ही हुआ। वे स्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफी बड़ी धनराशि जमींदारों को प्राप्त होने लगी। अधिक आय से कालांतर में जमींदार अत्यधिक समृद्ध हो गए तथा वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत से जमींदार तो गांव छोड़कर शहरों में बस गए। जमींदारों के रूप में सरकार को एक ऐसा वर्ग प्राप्त हो गया जो हर परिस्थिति में सरकार का साथ देने को तैयार था। जमींदारों के इस वर्ग ने अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया तथा कई अवसरों पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए विद्रोह को कुचलने में सरकार की सहायता की। कालांतर में इन जमींदारों ने अनेक संस्थाएं जैसे लैंड ओनर्स एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन इत्यादि बनाई तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सरकार के प्रति अपनी अटूट निष्ठा घोषित की। सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई। सरकार की आय निश्चित हो गई जिससे अपना बजट तैयार करने में उसे आसानी हुई। सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने एवं ठेके के देने के झंझटों से मुक्ति मिल गई। कंपनी के कर्मचारियों को लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई जिससे वे कंपनी के व्यापार की ओर अधिक ध्यान दे सके। उसके प्रशासनिक व्यय में भी कमी आई तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ी। राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं के कारण जमींदारों ने कृषि में स्थायी रूप से रुचि लेनी प्रारंभ कर दी तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के अनेक प्रयास किए। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि में उन्नत होने से व्यापार एवं उद्योग की प्रगति हुई। जमींदारों से न्याय एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी छीन ली गई जिससे उनका ध्यान मुख्यतः कृषि के विकास में लगा तथा उससे सूबों की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। सूबों की आर्थिक संपन्नता से सरकार को लाभ हुआ। हानियां। इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। इससे उनके भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए तथा वे केवल खेतिहर मजदूर बनकर रह गए। किसानों को जमींदारों के अत्याचारों व शोषण का सामना करना पड़ता
तथा वे पूर्णतः जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे जमींदार जो राजस्व वसूली की उगाही में उदार थे, भू राजस्व की उच्च दरें सरकार को समय पर अदा नहीं कर सके, उन्हें बेरहमी से बेदखल कर दिया गया तथा उनकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। जमींदारों के समृद्ध होने से वे विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने कालांतर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को भी हानि पहुंचाई। जमींदारों का यह वर्ग स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेज भक्त बना रहा तथा कई अवसरों पर तो उसने राष्ट्रवादियों के विरुद्ध सरकार की मदद भी की। इस व्यवस्था से किसान दिनों दिन निर्धन होते गए तथा उनमें सरकार तथा जमींदारों के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। कालांतर में होने वाले कृषक आंदोलन में से कुछ के लिए इस असंतोष ने भी योगदान दिया। इस प्रकार इस व्यवस्था ने कुछ कृषक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा उनका संपूर्ण लाभ केवल जमींदारों को ही प्राप्त होता रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्थायी बंदोबस्त से सर्वाधिक लाभ जमींदारों को हुआ। यद्यपि सरकार की आय भी बढ़ी तथा अन्य दृष्टिकोण से इससे लाभ के स्थान पर हानि अधिक हुई। इसके अतिरिक्त संपूर्ण लाभ 15 से 20 वर्ष या इससे थोड़े अधिक समय के बंदोबस्त द्वारा प्राप्त किए जा सकते थे और इस बंदोबस्त को स्थायी करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कुछ समय के लिए भले ही लाभदायक रही हो, किंतु इससे कोई दीर्घकालिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कुछ स्थानों के अलावा अंग्रेजों ने इन व्यवस्था को भारत के अन्य भागों में लागू नहीं किया। स्वतंत्रता के पश्चात सभी स्थानों से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास से तत्कालीन गवर्नर 1820 से 1827 थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई। इस व्यवस्था को मद्रास, बॉम्बे एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया। बॉम्बे में इस व्यवस्था को लागू करने में बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर 1819 से 1827 एल्फिंस्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भू राजस्व की इस व्यवस्था में सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। अब रैयतों के भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिए गए तथा वे सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने किसानों के भू स्वामित्व की स्थापना की। इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों की भूमि का स्वामी बना दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग अलग समझौता कर दिया जाता था तथा भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। सरकार द्वारा व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों के वर्ग को समाप्त करना था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय में वृद्धि करने के लिए ही सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया, ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को खुद हड़प सकें। दूसरे शब्दों में इस व्यवस्था द्वारा सरकार स्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि आई कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं है कि उनसे स्थायी बंदोबस्त किया जा सके। इसलिए इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही सबसे उपयुक्त है। हालांकि इस व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न थी। व्यवहारिक रूप में यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से किसी भी प्रकार से कम हानिकारक नहीं थी। इसने ग्रामीण समाज के सामाजिक स्थायित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक खेत जोतने को बाध्य किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्य दोष भी थे। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में लगान की दर अधिक थी, अतः प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर किसान लगान अदा नहीं कर पाता था तथा उसे अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। इसके अलावा किसानों को लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता था। महालवाड़ी पद्धति। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की वसूली के लिए भू राजस्व व्यवस्था का संशोधित रूप लागू किया, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, आगरा एवं पंजाब में लागू की गई तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत
30% भूमि आई। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महाल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महाल के प्रमुख होने का दावा करते थे। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव या महाल की मानी जाती थी तथा व्यवहारिक रूप में किसान महाल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे तथा लगान महाल के प्रमुख के पास जमा कर देते थे। तदुपरांत ये महाल प्रमुख लगान को सरकार के पास जमा करते थे। मुखिया या महाल प्रमुख को यह अधिकार था कि वह लगान अदा न करने वाले किसान को उनकी भूमि से बेदखल कर सकता था। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। महालवाड़ी बंदोबस्त का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने महाल के मुखिया या प्रावधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई तथा यदाकदा मुखियाओं द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाने लगा। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का समग्र प्रभाव। महालवाड़ी बंदोबस्त को ब्रिटिश शासनाधीन प्रमुख क्षेत्रों उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में कतिपय बदलावों के साथ लगभग 30% क्षेत्र पर लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश शासनाधीन क्षेत्र के 51% पर लागू किया गया, जिसमें बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसीज, असम तथा ब्रिटिश इंडिया के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे। यह सभी राजस्व बंदोबस्त किसानों और जमींदारों के लिए भी हानिकारक साबित हुए, जैसा कि लगान की दरें बेहद अधिक थी और कई जमींदार उसे चुकाने में असफल हो गए, जिससे उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। भू राजस्व की ऊंची दरों ने किसानों को ऋण के आजीवन दुष्चक्र में धकेल दिया। विभिन्न प्रकार के राजस्व बंदोबस्त ने भूमि के निजी स्वामित्व के नवीन रूपों को बढ़ावा दिया, जिसमें नवोन्मेष का लाभ किसान तक नहीं पहुंचा। उसने कृषकों की स्थिति बदतर कर दी और ग्रामीण ऋणग्रस्तता व्यापक हो गई। जमीन पर जमींदार के स्थायी स्वामित्व से भू स्वामित्व व्यवस्था असमान हो गई। सरकार के राजस्व के संरक्षण हेतु जमीन को बिक्री योग्य बनाने, कुछ समय के लिए लीज पर देने तथा भूमि से बेदखल करने जैसी नीतियों को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण समुदाय दो शत्रु समूहों में बंट गया, भूमिपति वर्ग और कृषक वर्ग। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के स्थायित्व एवं सद्भाव को धक्का लगा। ग्रामीण दस्तकार बेरोजगार हो गए तथा भूमिहीन श्रमिकों में परिवर्तित हो गए। इस व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालयों, अधिवक्ताओं की फीस तथा औपचारिक प्रक्रियाओं ने पुरानी रीतियों एवं प्रणालियों का स्थान ले लिया। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने भारतीय कृषकों का महाजनों तथा दलालों द्वारा शोषणकारी रूप को बेनकाब किया। सरकार की राजस्व दरें बेहद अधिक थी। ऐसी स्थिति में भूमिपतियों ने राजस्व एकत्रित करने का कार्य बिचौलियों को दे दिया, जो किसानों से मोटी रकम वसूलते थे। इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व हड़प कर अपनी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। इसके कारण धीरे धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगा तथा भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। शोषणकारी राजस्व मांगों के चलते कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा। भारत में अंग्रेजों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति। 1813 तक अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप नीति की अपनाई, किंतु यूरोप में 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रकाश में ब्रिटेन के हितों एवं विचारधाराओं में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फलतः 1813 के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज एवं देश के सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने प्रारंभ कर दिए। इनमें से कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार थे। औद्योगिक क्रांति। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। इसके फलस्वरूप मशीनी युग एवं पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन की औद्योगिक हितों में परिवर्तन आया। इन औद्योगिक हितों में वृद्धि के कारण इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि यदि भारत को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जाए तो ब्रिटेन में निर्मित सामान की खपत वहां आसानी से हो जाएगी तथा उसके औद्योगिक हितों की पूर्ति हो जाएगी। इस कार्य के लिए आंशिक आधुनिकीकरण तथा भारतीय समाज में परिवर्तन आवश्यक था। बौद्धिक क्रांति। इसके फलस्वरूप नई प्रकार की विचारधाराओं, मान्यताओं, शिष्टाचार के तरीकों तथा नैतिकता की नई नई अवधारणाओं का जन्म हुआ। फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति के 3 महान संदेशों स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व ने न केवल फ्रांस अपितु पूरे विश्व में लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नए रुझान के बौद्धिक प्रवर्तक थे
बैकन, लॉक, वाल्टेयर, रूसो, कांट, एडम स्मिथ एवं बेंथम तथा साहित्यिक प्रवर्तक थे। वर्ड स्मिथ वर्ड ईसवर्थ, बायरन, साइली एवं चार्ल्स डिकेंस। नए विचारों की विशेषताएं। नए विचारों की इस लहर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार थी। तर्कवाद या किसी भी वस्तु के संबंध में तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थक था। मानवतावाद या मानवता से प्रेम की वकालत करता था। इसके अनुसार मानवतावाद का सिद्धांत सर्वोपरि है। प्रत्येक मनुष्य को न केवल स्वयं से अपितु संपूर्ण मानवता से प्यार करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह व्यक्तिगत आनंद के लिए किसी दूसरे मनुष्य का अहित करे। इससे मानवतावाद को हानि पहुंचती है। मानवतावाद के सिद्धांत से स्वतंत्रता, समाजवाद एवं वैयक्तिकता के सिद्धांतों को प्रोत्साहन मिला। विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है तथा समय के साथ प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। मानव में यह क्षमता है कि वह अपनी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप प्रकृति एवं समाज को परिवर्तित कर सकता है। विचारधाराएं या सिद्धांत। विचारों के नए प्रभाव से प्रशंसकों के मध्य टकराव हुए तथा इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न सिद्धांतों या विचारधाराओं का जन्म हुआ। रूढ़िवादी। ये परंपरागत व्यवस्था के हिमायती थे। उन्होंने अत्यल्प परिवर्तनों की वकालत की। इनके मतानुसार भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न है, लेकिन उससे निम्न नहीं है। इस विचारधारा के चिंतक भारतीय दर्शन एवं सभ्यता की सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनके अनुसार यदि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना भी हो तो पाश्चात्य विचारों का समावेश सैन्य एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक स्थायित्व का होना आवश्यक है। इस विचारधारा के प्रारंभिक अनुयायियों में वारिंग हेस्टिंग एवं एडमंड बर्क का नाम उल्लेखनीय है। बाद में मुनरो, मैडकाफ एवं एल्फिंस्टन ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया। रूढ़िवादी अपने पूरे कार्यकाल में इसी व्यवस्था के पक्षधर रहे तथा ब्रिटिश शासन के अधिकांश अधिकारी भी इसी विचारधारा के समर्थक बने रहे। संरक्षणवादी साम्राज्यवादी। ये मुख्यतया 19वीं शताब्दी से प्रभावी हुए। इस विचारधारा के अनुयायियों भारतीय समाज एवं सभ्यता के तीव्र आलोचक थे तथा उन्होंने भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक दासता की स्थिति को जायज ठहराया। मौलिकतावादी। इन्होंने भारतीय समाज एवं संस्कृति की आलोचना से परे रूढ़िवादियों तथा साम्राज्यवादियों के दृष्टिकोण से असहमत प्रकट की तथा भारतीय परिस्थितियों में उन्नत मानवतावादी एवं तर्कवादी विचारों के अनुरूप की वकालत की। इनके मतानुसार भारत में वह शक्ति है जिससे वह उन्नत कर सके तथा इस कार्य में उन्हें अवश्य सहायता करनी चाहिए। इनकी इच्छा भारत को विज्ञान एवं मानवतावाद पर आधारित आधुनिक एवं प्रगतिशील विश्व के एक भाग के रूप में विकसित करने की थी। इसलिए उन्होंने देश में आधुनिक एवं पाश्चात्य विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य को प्रवृत्त करने की वकालत की। 1820 के पश्चात भारत आने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से कुछ इसी विचारधारा के समर्थक थे। इन अधिकारियों का राजा राममोहन राय एवं कुछ अन्य प्रबुद्ध भारतीयों ने भरपूर समर्थन किया, जो इसी सिद्धांत के समर्थक थे। लेकिन दुर्भाग्यवश पहले से शासन पर अपनी पकड़ बनाए हुए तत्वों ने अपनी साम्राज्यवादी एवं शोषणात्मक शासन की नीति जारी रखी। इनका तर्क था कि भारत का आधुनिकीकरण एवं विकास राज्यों की छत्रछाया में ही हो सकता है तथा इसके लिए भारतीय संसाधनों का दोहन आवश्यक है। साम्राज्यवादियों की इस अवधारणा के कारण मौलिकतावादियों से उनका मतभेद अपरिहार्य था। साम्राज्यवादियों के इस तर्क से कि भारत में ब्रिटिश शासन की उपस्थिति एवं संरक्षण प्राथमिक तत्व है तथा अन्य कारक द्वितीयक तत्व, मौलिकतावाद ने अपनी असहमत प्रकट की। भारतीय पुनर्जागरण। कई भारतीय थे जिन्होंने समाज सुधार को बढ़ावा देकर विधियों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया ताकि सामाजिक कुप्रथाओं जो तथाकथित परंपरा का हिस्सा थी को नियंत्रित एवं उनका उन्मूलन किया जा सके। राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, B.M. मालाबरी ऐसे कुछ समाज सुधारक थे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा विधि पारित कराने के लिए कड़ी मशक्कत की। इन पहलुओं पर विस्तृत चर्चा सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन नामक अध्याय में की गई है। सरकार के सम्मुख असमंजस की स्थिति। सरकार इस बात से भयभीत थी कि भारत का बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण किया गया तो ऐसे ताकतें पैदा हो सकती हैं जो ब्रिटिश हितों को आघात पहुंचा सकती हैं। इसलिए सरकार ने भारत के आंशिक आधुनिकीकरण की नीति अपनाई। एक ओर जहां कुछ क्षेत्रों में उसने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया, वहीं दूसरी ओर उसने अन्य क्षेत्रों में यह प्रक्रिया अवरुद्ध कर दी। दूसरे शब्दों में उसने उपनिवेशवादी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। ईसाई मिशनरियों की भूमिका।
ईसाई मिशनरियों धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में प्रचारित किया तथा पाश्चात्यीकरण के द्वारा इसके प्रसार की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि इस नीति के द्वारा वे भारतीयों की अपने धर्म एवं संस्कृति में आस्था को विनष्ट कर देंगे। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन मिशनरियों ने मौलिकतावादियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि मौलिकतावादियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की अवनति होगी। साम्राज्यवादियों का समर्थन किया, क्योंकि उनके उद्देश्यों की सफलता के लिए कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का उनके अनुकूल होना आवश्यक था। साथ ही मिशनरियों का मानना था कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का होना नितांत आवश्यक है। ब्रिटिश व्यवसायियों एवं पूंजीपतियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि वे ईसाई धर्म का प्रचार कर भारतीयों में पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार करेंगे। इससे अंग्रेजी वस्तुओं की खपत बढ़ेगी तथा मिशनरियों को अंग्रेज पूंजीपति एवं व्यापारी उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता पहुंचाएंगे। ब्रिटिश नीति का बदलना ब्रिटिश नीति का बदलना 1858 के पश्चात झिझक पूर्ण आधुनिकीकरण की नीति त्याग दी गई, क्योंकि भारतीय धीरे धीरे शासन के सम्मुख शिष्य की तरह व्यवहार करने लगे तथा अपने समाज एवं संस्कृति की तीव्रता से आधुनिकीकरण किए जाने की मांग करने लगे। साथ ही भारतीयों ने अपने अनुरूप स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय पर आधारित प्रशासन की मांग प्रारंभ कर दी थी। अब अंग्रेजों ने सामाजिक रूढ़िवादी एवं समाज के संकीर्णतावादी तत्वों का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने जातिवाद एवं संप्रदायवाद को उभारना भी प्रारंभ कर दिया। भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। भारतीय रियासतों के साथ अंग्रेजों के संबंध दो चरणीय नीति से निर्देशित थे। पहला, साम्राज्य की रक्षा के लिए उसने संबंधों की स्थापना एवं उनका उपयोग तथा दूसरा, उन्हें पूर्णतः साम्राज्य के अधीन कर लेना, अधीनस्थ संघीय नीति। भविष्य में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले किसी राजनीतिक आंदोलन के समय इन देशी रियासतों को मध्यस्थ के रूप में प्रयुक्त करने तथा 1857 के विद्रोह के समय इनकी राजभक्ति हेतु इन्हें पुरस्कृत के लिए सरकार ने विलय की नीति त्याग दी। अब नई नीति शासकों को पदच्युत करने या उन्हें दंड देने की थी, न कि उनके राज्यों का विलय करने की। इसके साथ ही रियासतों को उनकी क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी भी दी गई तथा घोषणा की गई कि सरकार रियासतों द्वारा किसी उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार का सम्मान करेगी। 1876 में ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स नामक एक अधिनियम पारित किया, जिससे ब्रिटेन की साम्राज्ञी विक्टोरिया ने समस्त ब्रिटिश प्रदेशों तथा देशी रियासतों समेत कैसर-ए-हिंद भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण कर ली। बाद में लॉर्ड कर्जन ने स्पष्ट किया कि सभी रजवाड़े अपने अपने राज्यों अर्थात रियासतों में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। बाद में भी ब्रिटिश सरकार ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार द्वारा अपनी सर्वोच्च श्रेष्ठता की नीति को बनाए रखा। सरकार इन राज्यों में अपने रेजिडेंट नियुक्त कर या अधिकारियों की नियुक्ति या बर्खास्तगी संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर अपने हस्तक्षेप करने के अधिकार का पक्षपोषण करती रही। कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने संचार, रेलवे, सड़क, टेलीग्राफ, नहरों, पोस्ट ऑफिस आदि इन राज्यों में आधुनिक ढंग से विकास किया तथा इन माध्यमों द्वारा भी उन्हें राज्यों में दखल देने का अवसर बराबर मिलता रहा। राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने का सरकार का एक उद्देश्य यह था कि इससे राष्ट्रवाद के उदय एवं लोकतांत्रिक भावनाओं के प्रसार को रोका जा सके। लेकिन इन आधुनिक राजनीतिक आंदोलनों का सकारात्मक पक्ष यह था कि इन प्रयासों से अंग्रेजों ने इन राज्यों को आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया। भारत में ब्रिटिश विदेश नीति। अंग्रेजों की विदेश नीति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों की संरक्षक थी, किंतु विदेश नीति का स्वरूप ऐसा था कि इसने समय समय पर पड़ोसी देशों के साथ विवादों को भी जन्म दिया। इन विवादों के कई कारण थे। प्रथम, संचार के आधुनिक साधनों के प्रयोग ने भारत को राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से एक सूत्र में आबद्ध कर दिया। इसके साथ ही देश की रक्षा एवं अन्य कार्यों के निमित्त सरकार एवं प्रशासन की पहुंच देश के दूर दराज एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में आसान हो गई। इसके फलस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़पें होने लगी। द्वितीय, ब्रिटिश सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि वह एशिया एवं अफ्रीका में अमूल भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ब्रिटेन के वाणिज्यिक एवं आर्थिक हितों का विस्तार करे तथा ब्रिटेन की प्रतिद्वंदी अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से अपने उपनिवेशों तथा अपने हितों की रक्षा करे और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखे। इन उद्देश्यों के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों ने भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर अनेक विजय प्राप्त की तथा अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
किंतु इस क्रम में उसकी तत्कालीन अन्य साम्राज्यवादी ताकतों यथा रूस एवं फ्रांस से झड़पें भी हुईं। जबकि इन सभी कार्यों में ब्रिटेन के स्वार्थों की पूर्ति हो रही थी। भारत के धन को अंधाधुंध तरीके से व्यय किया जा रहा था एवं भारतीयों का खून बह रहा था। भारत के विभिन्न पड़ोसियों के साथ ब्रिटिश संबंधों का सर्वेक्षण भारत में ब्रिटिश विस्तार एवं शुद्धिकरण नामक अध्याय में किया गया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।